नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। राजस्थान में पिछले कई दिनों से चले आ रहे राजनीतिक संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान स्पीकर ने अपनी याचिका वापस ले ली है, यानी फिलहाल इस मामले की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में ही जारी रहेगी। स्पीकर ने याचिका में सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस पर अपना फैसला टालने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सीपी जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि अब हाईकोर्ट में 10 शेड्यूल के प्रावधानों को चुनौती देने पर सुनवाई शुरू हो गई है। हम पहले जो मसला लेकर आए थे, अब सुनवाई उससे आगे बढ़ चुकी है। हम विचार करके जरूरत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद जजों ने स्पीकर को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि राजस्थान हाईकोर्ट पायलट खेमे के विधायकों की याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं। स्पीकर ने अर्जी दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता के मसले पर उनके फैसले से पहले सुनवाई करके उनके अधिकार क्षेत्र का हनन किया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विधानसभा सत्र को लेकर खींचतान जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के अलावा गुजरात के अहमदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ नारेबाजी की और राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद गुजरात पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका गया। चीन से जुड़ी कंपनियों पर भारत सरकार ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने चीन के 47 और ऐप पर बैन लगा दिया है। इससे पहले चीन के 59 ऐप बैन किए जा चुके हैं। अब बैन किए गए ऐप्स में ज्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप शामिल हैं, मतलब पहले से बैन ऐप के जैसे ऐप बनाकर उतार दिए गए थे। इन ऐप्स पर यूजर्स की डेटा का आरोप लगा है। भारत ने चीनी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई गलवान घाटी में झड़प के बाद शुरू की। इससे पहले टिकटॉक समेत 59 ऐप भारत सरकार बैन कर चुकी है। अब सरकार की नजर 275 चीनी ऐप्स पर है। इसमें पबजी भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया। हालांकि मामले से जुड़े एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि चीन के ऐप्स का लगातार रिव्यू जारी है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें फंडिंग कहां से हो रही है। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। फ्रांस के मेरिनाट एयरबेस से 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच रवाना हो चुका है। 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये बुधवार को भारत पहुंचेगा। रिफिलिंग के लिए सिर्फ यूएई में ही रुकेगा। इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बता दें कि चीन के साथ तनाव को देखते हुए राफेल फाइट जेट्स को लद्दाख में तैनात करने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के कारण राफेल विमानों की डिलीवरी लेट हुई है। दिसंबर 2021 में इसके आखिरी बैच के मिलने की उम्मीद है। बता दें कि राफेल फाइटर जेट को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। वायुसेना इसे हैमर मिसाइल से लैस करवा रही है। इसके लिए इमरजेंसी ऑर्डर कर दिए गए थे। वायुसेना की जरूरत को देखते हुए फ्रांस के अधिकारियों ने किसी और के लिए तैयार किए गए स्टॉक में से भारत को हैमर देने का फैसला लिया था। हैमर मीडियम रेंज मिसाइल है, जिसे फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। यह आसमान से जमीन पर वार करती है। हैमर लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट्स मीटियर और स्कल्प जैसी मिसाइलों से भी लैस हैं। मीटियर विजुअल रेंज के पार भी अपना टारगेट हिट करने वाली आध्यात्मिक मिसाइल है। उसे अपनी इसी खासियत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मीटियर की रेंज 150 किलोमीटर है। स्काल्प डीप रेंज में टारगेट हिट कर सकती है। स्काल्प करीब 300 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकती है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने चीन के कथित अतिक्रमण को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज की चौथी कड़ी में कहा कि चीनियों ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, सच्चाई को छिपाने वाले राष्ट्र विरोधी हैं, इसे लोगों के ध्यान में लाना देशभक्ति है। राहुल गांधी ने कहा कि एक भारतीय के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता देश और देश की जनता है। अब यह साफ है कि चीन के लोग हमारी सीमा में घुस आए हैं। यह बात मुझे परेशान करती है, इससे मेरा खून खौलने लगता है। कैसे दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया? अगर आप चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं और लोगों से झूठ बोलूं, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सैटेलाइट तस्वीरें देखी, पूर्व सैन्य कर्मियों से बात की। अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीनी इस देश में नहीं घुसे हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं चिंता नहीं करता हूं, चाहे मेरा भविष्य डूब जाए। चीन से सीमा विवाद पर जहां सकारात्मक बातचीत के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने को राजी नहीं है। कांग्रेस अब भी लगातार एलएसी विवाद पर मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि भारतीय जमीन पर चीन का अतिक्रमण अभी भी जारी है। सुरजेवाला ने इससे जुड़ा एक ट्वीट भी जारी किया है। ट्वीट में उन्होंने हिंदी वेबसाइट की एक खबर भी शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि लद्दाख के पेंगोंग में चीन ने नया निर्माण किया है और सैटेलाइट इमेज में चीनी सेना के टेंट नजर आए हैं। इस खबर को ट्वीट करते हुए सुरजेवाला ने लिखा कि पेंगोंग तिसो लेक इलाके में एलएसी के इस पार चीन की ओर से किया गया नया निर्माण अति चिंताजनक है। देश की भूभागीय अखंडता पर अतिक्रमण का चीनी दुस्साहस मंजूर नहीं किया जा सकता। क्या भारत सरकार नए सैटेलाइट फोटो का संज्ञान ले देश को विश्वास में लेंगे? हरियाणा सरकार ने गांधी नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग को संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया है। दरअसल आरोप है कि 2005 से 2010 के बीच गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हरियाणा में कई संपत्तियां जुटाई गई थी। हरियाणा में 2005 से 2014 के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस के कई ट्रस्ट और गांधी नेहरू परिवार के लिए संपत्तियां जुटाई गई थी। कुछ संपत्तियों की पहले से जांच चल रही है। अब केंद्र सरकार के पत्र के बाद गांधी नेहरू परिवार की बाकी संपत्तियों की भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और प्रधानमंत्री राहत कोष से चंदा दिए जाने की खबरों के बाद केंद्र सरकार ने गांधी नेहरू परिवार से जुड़े ट्रस्ट और फाउंडेशन की जांच का आदेश दिया है। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच होनी है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। वहीं गांधी नेहरू परिवार से जुड़े ट्रस्ट की जांच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। अयोध्या में एक और दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है। 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि में भूमि पूजन होगा। इससे पहले 3 और 4 अगस्त को पूरे अयोध्या को दीपों से रोशन करने की योजना है। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने में मौजूद राम भक्त 5 अगस्त को अपने घरों और मंदिरों में एक साथ पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करेंगे। पाँच अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए आएंगे, लेकिन इससे पहले 3 अगस्त से ही भव्य माहौल बनना शुरू हो जाएगा। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 5 अगस्त के पीएम और भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। कोरोना से निपटने के लिए आईसीएमआर ने टेस्टिंग को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे कोरोना टेस्टिंग के 3 नए केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। मेडिकल साइंस की भाषा में इन टेस्टिंग केंद्रों को हाई थ्रूपुट टेस्टिंग केंद्र कहा जाता है।
नए कोरोना टेस्टिंग केंद्र नोएडा, मुंबई और कोलकाता में स्थित हैं। इन टेस्टिंग केंद्रों के चालू होने से कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार में तेजी आएगी। इससे मरीजों की जल्दी पहचान हो सकेगी और उनका जल्द उपचार हो सकेगा। इससे कोरोना को काबू पाने में मदद मिल सकेगी। इन लैब की बनावट इस तरह है कि प्रयोगशाला स्टाफ को संक्रमित चीजों के संपर्क में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन लैब में कोरोना के अलावा डायबिटीज की भी जांच हो सकेगी। कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाने के बाद इस लैब में हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, डेंगू, टीबी के अलावा दूसरी जटिल बीमारियों की भी जांच हो सकेगी। वहीं बताया जा रहा है कि इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वर्चुअल मौजूद रहेंगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी में कोविड-19 के कारण हुई मौतों का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया है कि 1 से 12 जून और 1 से 12 जुलाई के दौरान कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 44% की गिरावट आई है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 12 जून के दौरान 1089 मौतें हुई, जबकि 1 से 12 जुलाई के बीच 605 मौतें हुई। विश्लेषण से पता चला है कि दिल्ली सरकार के कोविड-19 अस्पताल में जून से जुलाई तक मौतों में 58% की कमी देखी गई, जो जून में 361 और जुलाई में 154 थी। वहीं सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी कोविड अस्पतालों में जून से जुलाई तक 25% की कमी देखी गई और केंद्र सरकार के कोविड अस्पतालों में 55% की कमी देखी गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं फ्रांस ने टेस्टिंग की रफ्तार तेज करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर वेरन ने बताया कि अब कोरोना की टेस्टिंग बिल्कुल फ्री होगी और जिन्होंने पैसे देकर टेस्ट करवाया है उन्हें टेस्ट की फीस वापस दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य फ्रांस में कोरोना मरीजों की पहचान करना और महामारी को फैलने से रोकना है। ओलिवर वेरन ने कहा कि मैंने शनिवार को ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। आज से कोई PCR टेस्ट अगर बिना डॉक्टर की सलाह, बिना लक्षण या बिना कोई ठोस कारण के करवाता है, तब भी उसे टेस्ट की पूरी फीस वापस दी जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने फ्रांस में बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या पर भी चिंता जाहिर की। बता दें कि फ्रांस में अब तक 1,80,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इससे 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में मार्च की शुरुआत के बाद से कोरोना के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में फ्रांस की सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच करना चाहती है। इसी क्रम में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। भारत में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या के साथ साथ मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 14 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 49,931 नए मरीज सामने आए, वहीं 708 लोगों की मौत भी हुई। ये मौत की संख्या 24 घंटे में अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा है। अमेरिका और ब्राजील में 24 घंटे में क्रमशः 445 और 556 मौतें हुई। वहां 729 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 14,35,453 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 32,771 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,17,568 ठीक हो चुके हैं। 4,85,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से अधिक मामले अमेरिका और ब्राजील में हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त करीब 5 लाख कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1,40,000 से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं।
महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री संजय बसोड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गले में खराश होने पर मंत्री ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनका मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में मंत्री जितेंद्र अव्हाड, धनंजय मुंडे, अशोक चव्हाण, असलम शेख और अब्दुल सत्तार कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के मंत्री संजय बनसोड़े के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर खुद के कोरोना वायरस के संक्रमण होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनके संपर्क में आए लोग क्वारंटीन हो जाएं और अपना कोरोना वायरस का टेस्ट भी करवाएं। इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के लक्षण महसूस होने के कारण नागौर में टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी पत्नी कनिका की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेरी अपील है कि पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है। शनिवार को उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट रविवार को आई है। हालांकि उनके 3 सहयोगियों असगर, इरफान और लक्ष्मण की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक सहयोगी को खांसी और कोरोना के लक्षण दिखने के बाद सभी के टेस्ट करवाए गए थे। एहतियात के तौर पर कोरोना वायरस की जांच के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके 3 सहयोगियों के सैंपल शनिवार को लिए गए थे। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने राहत की सांस ली है। असल में झारखंड की राजधानी रांची स्थित रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव के पेइंग वार्ड के बंगले में कोविड वार्ड बनाया गया था। इसे लेकर लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग भी कई बार आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का रिम्स में इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद यादव मधुमेह और दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें किडनी संबंधी भी दिक्कत है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून अपने चरम पर है। भारी बारिश के कारण दिल्ली, एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है। वहीं कुछ राज्यों में बाढ़ के कहर ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बता दें कि असम और बिहार में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच करीब 40 लाख लोग प्रभावित हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर में सोमवार यानी कि आज छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके बाद मंगलवार और बुधवार को दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की संभावना जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश के बाद 3 भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बह गए। पानी की बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर को भी अपने साथ बहा ले गया। दरअसल यहां कैलाश नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिससे खरन में लगे 3 ट्रैक्टर तेज बहाव में फंस गए। किसी तरह ट्रैक्टर में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। सोमवार की सुबह उत्तराखंड के चमोली जिले के गोचन में आईटीबीपी कैंप के पास भूस्खलन हुआ, जिसमें बद्रीनाथ राजमार्ग बंद हो गया। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा करेगा। एमपी बोर्ड के छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। बता दें कि रिजल्ट 3 बजे जारी किया जाएगा। इस साल कक्षा 12वीं की परीक्षा में लगभग 6 लाख छात्र उपस्थित हुए थे। परीक्षा शुरू में 2 मार्च से 31 तक आयोजन होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे बीच में ही स्थगित करना पड़ा था। बची हुई परीक्षा जून में आयोजित की गई थी। इस साल 4 जुलाई को कक्षा 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। 10वीं परीक्षा में इस साल 62.84% बच्चे पास हुए हैं।
कोरोना संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में एक बार फिर से कटौती कर सकता है। जानकारी के मुताबिक अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.25% की और कटौती कर सकता है। बता दें कि आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चलने वाली बैठक 4 अगस्त से शुरू होने वाली है और 6 अगस्त को इस बारे में कोई घोषणा की जाएगी। बता दें कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान और लॉकडाउन के असर को सीमित करने के लिए रिजर्व बैंक लगातार कदम उठा रहा है। देश के सीमांत प्रदेश जम्मू कश्मीर में रेलवे अपना नेटवर्क तेजी से बढ़ाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। बता दें कि इसी क्रम में इंडियन रेलवे कश्मीर में भारत का पहला केबल रेल ब्रिज भी बना रहा है। जानकारी के मुताबिक कटरा और रियासी के बीच भारतीय रेल देश का पहला केबल पर टिका रेल ब्रिज बनाने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस ब्रिज को लेकर एक ट्वीट भी किया है। रेल मंत्री ने अपने ट्वीट में केबल ब्रिज से जुड़ा एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें अंजी पुल को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया गया है। रेल मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगा और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ खबरें सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।